लॉकडाउन का समय था, आपको लॉकडाउन का समय याद होगा। 19 जून 2020 को सथानकोलम थाने की पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार करती है। पी जयराज और उनके बेटे जय बेनिक्स को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस का आरोप यह था कि ये दोनों लॉकडाउन होने के बाद देर तक मोबाइल की दुकान खोल करके बैठे हुए थे। दोनों को गिरफ्तार करके लेके जाती है। पुलिस थाने में इनको टॉर्चर किया जाता, बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जाते हैं और आखिरकार इनकी हालत गंभीर होती है और कस्टडी में इनकी मौत हो जाती है। पूरे देश भर में इस मामले की वजह से आक्रोश फैलता है, सारे लोग इंसाफ की मांग करते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई 10 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाती है। 10 में से एक शख्स की मौत जो है, एक पुलिस वाले की मौत कोरोना वायरस की वजह से पहले ही हो गई थी, बाकी बचे 9 और इन 9 के खिलाफ सीबीआई सबूत जुटाने की कोशिश में लग जाती है। सीबीआई के हाथ कई सारे सबूत भी मिलते हैं, जैसे कि सथानकोलम पुलिस थाने की महिला कांस्टेबल सीबीआई को गवाही देती है। वो कहती है कि पूरी रात उन दोनों को टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया। यही नहीं बल्कि थाने में रखी जो लाठियां थी, जो टेबल थे, उनमें भी खून के निशान पाए गए। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो है उसको डिलीट कर दिया गया था। बिल्कुल साफ ये था कि पुलिस अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश वो कर रही थी, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था। और यही वजह है कि मदुरई सेशन कोर्ट ने 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। मदुरई सेशन कोर्ट का कहना यह है कि ये जो मामला है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, यानी कि सबसे गंभीर मामला है। ये पुलिस जो रक्षक है, अगर वही भक्षक बन जाए तो फिर काम कैसे चलेगा। और इसी वजह से मदुरई सेशन कोर्ट ने इस मामले को एक मिसाल के तौर पर पेश करने के लिए 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि ये जो मामला है, जो प्रक्रिया बहुत लंबा खिंच गया, लगभग 6 साल लग गए। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों में हजारों कस्टोडियल डेथ हुए हैं। कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आए। ये जो रिपोर्ट आपके सामने है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो पुलिसकर्मी है, वो जिसको लेकर जिसे वो गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं, उनको बुरी तरह से मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जुल्म ज्यादती के पहाड़ उन पर तोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एंटी टॉर्चर कानून नहीं है। पुलिस वालों को ये पता है कि अगर मारा पीटा जाएगा और अगर किसी की मौत भी कस्टडी में हो जाती है तो पुलिस वालों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बाल बेका करने वाला कोई नहीं है। वो आसानी से बच जाएंगे। सस्पेंड होने के बाद फिर दोबारा आकर के वो अपने पद पर आ जाएंगे और काम करने लग जाएंगे, और ये होता है। और इसी वजह से दिन ब दिन कस्टोडियल डेथ के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रमीज रिजा। तो हम इस मामले में और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रमीज रिजा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, पहला सवाल हमारा यही है कि आप अररिया में कई सारे कस्टोडियल डेथ के मामला आप देख चुके हैं, तो ये जो बार बार कस्टोडियल डेथ के मामला पेश क्यों हो रहे हैं, पेश क्यों आ रहे हैं? दूसरा, इसे हम ऐड ऑन कर रहे हैं सर, दूसरा सवाल ये है कि ये जो फैसला आया है, क्या ये फैसला एक तरह से नजीर बनेगा, मिसाल बनेगा सर? आपका भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका जो सवाल है कि सबसे पहले जो है ऐसी घटनाएं आए दिन क्यों हो रही है, वैसी घटनाओं के बारे में अगर हम थोड़ा सा गहराई से और गहन चिंतन करें तो हम दो से तीन मुख्य वजह पाते हैं जो मतलब हिंदुस्तान के महकमे में या हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है। वो चीज़ क्या है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पहला है, जिसमें जवाबदेही की कमी जो है महकमे की, किसी भी प्रशासन के किसी भी अधिकारी का तय नहीं है। मतलब जैसे बाकी सारे क्रिमिनल मतलब एक्ट्स के लिए कानून तय है, बट ऐसे पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए या फिर कस्टोडियल डेथ्स के लिए या फिर किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अब्यूज के लिए जो है, खासकर इस संदर्भ में कोई बहुत फ्रेमवर्क नहीं है, कोई मतलब तय किसी तरह का कानून नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कई बार खुद विवादित रहती हैं और कई बार स्वतंत्र वो नहीं रह पाती हैं, तो ऐसे में जो है मतलब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो नहीं पाती है। तीसरी चीज अगर हम देखा जाए तो जो कन्विक्शन रेट है हिंदुस्तान में ऐसे केसेस में वो बहुत कम है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि सामने वाले जो है, जो करता है इसी चीज को, जो मतलब घटना को घटित करता है, उनका कई बार मनोबल बढ़ता रहता है, मनोबल बढ़ता जाता है और कई बार कानून से वो किसी भी तरह का अनफिनिश्ड रह जाता है, अनचेक्ड रह जाता है और अनचेक्ड पावर को अपने इस्तेमाल करता रहता है। तो ये खास मुख्य रीजन हम कह सकते हैं जो ऐसी घटनाएं या ऐसी यातनाओं के पीछे एग्जिस्ट करती हैं। तो सर, जैसे अभी ये जो फैसला आया है, ये फैसला मिसाल बनेगा? हाँ, कहीं ना कहीं
मतलब इस चीज़ में कहा जा सकता है कि मिसाल बनेगा। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हिंदुस्तान के सिनेरियो में, पिछले कई सालों, कई दशकों को अगर हम देख रहे हैं, ये बड़ा जी मतलब टाइम के साथ एक एक्सेप्शनल फैसला है। मतलब यूज्ड टू वाला फैसला नहीं कि जो आए दिन कोर्ट देती रहती है। इससे क्या है कि मतलब एक डिटरेंट पॉलिसी वाला जो है अप्रोच, वो समाज में एग्ज़िस्ट करती है। बट इस फैसले से कहीं न कहीं मतलब कहा नहीं जा सकता बहुत श्योरिटी के साथ कि बहुत मतलब इससे बेहतर उम्मीद कर सकते हैं, बट एक्सेप्शनल फैसला है। फिर भी कुछ न कुछ हद तक सरकार और मतलब ऐसे महकमे में कुछ न कुछ जवाबदेही बनेगी और थोड़ा उन्हें डर और संयम आएगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर कस्टोडियल डेथ जैसे मामलात को रोकना हो तो एंटी टॉर्चर लॉ का लाना बहुत जरूरी है क्या? बिल्कुल, ये चीज़ हिंदुस्तान में लगभग अराउंड पिछले 30 साल में कई बार डिबेट का टॉपिक रहा है सबसे ज़्यादा। और सबसे पहले थोड़ी-सी अगर हम हिस्ट्री देखा जाए, हिंदुस्तानी मतलब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनकी हिस्ट्री अगर देखा जाए, 1997 में यूनाइटेड नेशन ने मतलब कन्वेंशन पास किया कि एंटी टॉर्चर के मतलब सारे गवर्नमेंट जो है अपने डोमेस्टिक लॉज़ में इस चीज़ को डोमेस्टिकली जो है लेजिस्लेशन पास करेंगे 1997 में। हिंदुस्तान ने जी तब उनको साइन किया, बट आज तक ये जी रेटिफाई नहीं कर पाया। आज जी तक वो कई बार मतलब कई बार बातचीत उठी पार्लियामेंट में, बट आज तक ये चीज़ हिंदुस्तान ने या मतलब जो भारत सरकार है, आज तक ऐसी कोई बहुत मतलब क्रेडेंशियल फॉर्म में बहुत मजबूती से किसी तरह का एंटी टॉर्चर लॉ एग्जिस्ट नहीं करा पाई, नहीं ला पाई आज तक। हालाँकि अच्छा सर, इनके अलावा भी इंडियन पुलिस एक्ट है 1961, बट जी बट उनमें इतने प्रावधान या इतने मजबूती से कानून के प्रावधान या वो चीज़ें मतलब प्रोटेक्शंस दी नहीं गई हैं, जो आज के दौर में इर्रेलेवेंट है, बिल्कुल। अच्छा सर, तो कस्टोडियल डेथ के जो मामलात आते हैं, क्या किसी खास वर्ग के साथ, किसी खास समुदाय के लोगों के साथ, क्या पुलिस को जब ऐसा लगता है कि इन लोगों को टॉर्चर करना, दबाना, मारना, पीटना आसान है, क्या ऐसा सोच करके पुलिस करती है? कुछ ऐसा कोई रिपोर्ट है सर? हाँ, कई रिपोर्ट्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं, कई रिपोर्ट्स हैं। ख़ास के हिंदुस्तान के अगर मार्जिनलाइज़्ड स्टेट देखा जाए, जहाँ सबसे ज़्यादा एसटी, एससी या किसी भी तरह का जो है मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक मतलब डिस्पैरिटी रहता है सबसे ज़्यादा हाई, तो वैसे स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे में मेंटालिटी क्या है, आप समझ सकते हैं, वो ये चीज़ कि सामने वाला कमज़ोर है, किसी भी तरह का लीगल परसूट या लीगल एड उसके पास है नहीं, एक्सेसिबिलिटी इतनी हाई है नहीं, और इलिटरेट हैं, मतलब उनके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ऐसे कई तबके हैं, जैसे दलित हैं और मतलब बाकी चीज़ों से वंचित जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके अलावा मज़दूर क्लास है, गरीब क्लास है। इन जी सब के साथ सबसे ज़्यादा कैज़ुअल डेथ होता है या किसी न किसी तरह का पुलिस ब्रुटैलिटी या अब्यूज़ होता रहता है। अच्छा, सर हम एक बात और भी जानना चाहेंगे कि बिहार के संदर्भ की अगर बात करें तो हम एक रिपोर्ट देख रहे हैं, तो उसमें बिहार 5वें नंबर पर है कस्टोडियल डेथ के मामला में। आप अररिया में रहते हैं सर, आपने अररिया के कई सारे कस्टोडियल डेथ के मामला आपने देखे हैं, बहुत करीब से आपने देखा। इस पर आपको क्या लगता है, बिहार अररिया को जोड़कर अगर हम देखें तो सर? बिहार के संदर्भ में आपने बहुत मतलब कनेक्ट होके सवाल पूछा है, तो उस संदर्भ में मैं बताऊँ आपको। बिहार अभी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे ये बताने में बहुत अजीब लग रहा है कि बिहार अभी मतलब 2026 का जो डाटा देखें, पिछले 3 महीने या 74 दिन का, 75 दिन का अगर डाटा देखें, बिहार जी टॉप है। अनफॉर्चुनेट है ये। मतलब अब तक 174 कैजुअल डेथ हिंदुस्तान में हो चुके हैं, जिसमें से बिहार में अगर देखा जाए, बिहार में जी तो 19 डेथ हुआ है, 19 डेथ मात्र 74-75 दिन के अंदर। तो ये चीज़ है। इस साल में अगर देखा जाए तो बिहार टॉप है। हालाँकि पिछले साल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर रहा था। पिछले साल 140 था, इस साल 175 है, और 175 सिर्फ 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च आखिर तक में। तो बिहार इन चीज़ों में कहीं न कहीं पीछे जा रहा है। हालाँकि ये जो घटना है अभी, ये तमिलनाडु का है, मगर तमिलनाडु भी और बाकी छत्तीसगढ़, राजस्थान भी इन चीज़ों में पीछे नहीं रहा है। वहाँ के महकमे भी इतने मतलब सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम नहीं किया है। बिहार भी कहीं न कहीं उसी रास्ते में है। तो सर ऐसा मतलब आपको अब जैसे कि आप कह रहे हैं, तो बिहार में आखिर इस तरह की चीजें क्यों बढ़ रही हैं सर? अररिया में हमने, जब हम वहां पर थे तो वहां पर हमने भी कई सारे कस्टोडियल डेथ के मामला हमने देखे, तो आखिर बिहार में इस तरह की केसेस बढ़ने लगे हैं सर? क्या सबसे अफसरशाही बढ़ पहले रही है रीज़न क्या? तो वही है। हाँ, बिल्कुल अफ़सरशाही चरम पे है, और अफ़सरशाही पढ़ने का जो या चरम पे होने का जो वजह है, वो इलिटरेसी जी है। इस चीज़ को आप सपोर्ट मतलब मैं जो कह रहा हूँ, इस बात को सपोर्ट ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट की डाटा खुद सपोर्ट करती है।
कि अररिया जो है मार्जिनलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे है, अररिया किशनगंज। तो ऐसे बिहार के ऐसे इलाके में ऐसे जो मतलब खित्ते हैं जो सबसे ज़्यादा वंचित समुदाय यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसे में इलिटरेसी सबसे ज़्यादा है। इलिटरेसी के भी कई वजह हैं, बट इलिटरेसी और गरीबी और जो एक तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, ये सबसे ज़्यादा जो है मतलब कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है और महकमे का जो है मनोबल बढ़ाता है, मतलब मनमानी खुद से कुछ करते हैं। लास्ट सवाल हमारा रहेगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि मार्जिनलाइज जो लोग होते हैं उनको ही पुलिस टॉर्चर करती है या शिकार बनाती है, तो लोगों के पास हथियार क्या है सर? वो कानूनी तरीके से किस तरीके से वो लड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, कस्टोडियल डेथ के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो जरा आप बता दें, ये मुआवजा वगैरह भी कोई कुछ मिलता है क्या, वो भी आप बता दें सर। हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने सवाल किया कि अगर किसी भी मतलब जगह में, ख़ास के किसी भी वंचित समाज के लोगों के साथ या किसी के साथ भी अगर इस तरह के हालात आते हैं, तो उनके पास तो सबसे पहले ऑप्शन है कि पुलिस जो है मतलब खुद मतलब पुलिस का जो प्रावधान है, जो सरकारी प्रावधान है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, पुलिस उसमें खुद एफआईआर करेगी। अदरवाइज़ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशन कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान लेंगी या हाई कोर्ट्स इसमें एक्शंस लेंगी। एसपी ऑफिस या कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं वो संज्ञान लेंगे। मगर इन सब के अलावा कई बार पुलिस ऐसा करती नहीं है, क्योंकि महकमा उनका खुद का है और इन्वेस्टिगेशन उनको खुद पे चलाना है। और यही सबसे बड़ा फेलियर भी ऐसे ऐसी घटनाओं का कि एक तो मतलब कस्टडी में मौतें हो रही है। अक्सरियत जो है, अक्सरियत मतलब अभी आप ये पर्टिकुलर केस जो है तमिलनाडु का, अगर इस केस को हटा के बाकी केसेस पे देखा जाए, उसमें सब में इन्वेस्टिगेशन वही महकमा करती है जिनसे ये घटना घटित होता है। ये एक्सेप्शनल वाकई केस है तमिलनाडु का, जिसमें मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने सोमो एक्शन लेके इस मैटर को सीबीआई को मतलब थाम दिया था। और शायद यही एक वजह है जो कहा जा सकता है कि ये एक्सेप्शनल फैसला है। अदरवाइज अगर आप इन जनरल या जनरलाइजेशन के तौर पे देखा जाए, बाकी फैसले या बाकी घटने में क्या होता है कि महकमा ही चेक करती है, महकमा ही मतलब जो स्टेट एजेंसी है, स्टेट पुलिस एजेंसी है, वही इन्वेस्टिगेशन करती है। और ऐसे में बैचनेस तय है। ये चीज आप समझ सकते हैं। आप जिस जिले से हो वहां आपकी चलती है, आप जिस महकमे से हो वहां आपकी चलती है। तो ये एक बड़ा फेलियर है, ये एक बड़ा फेलियर है, जिसकी वजह से ऐसी कैजुअल डेथ की जो मतलब केसेस है वो कई बार मतलब अनचेक्ड रह जाते हैं या लिटिगेशन में जाते ही नहीं है कई बार। ये सारी वजह है। तो मुआवजा वगैरह का कुछ प्रावधान है कि किसी की तरफ किसी के पास हम जाएं? इनके अलावा अगर परसूट की बात करें, इनके अलावा अगर परसूट की बात करें, आपके पास क्या क्या रास्ते हैं मतलब कानूनी तौर पे, तो सबसे पहले जो आप मतलब स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, उनके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है हर स्टेट में और मतलब नेशन वाइड भी। तो आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। जैसे पिछले करीब 6 से 8 महीने में अररिया में भी अराउंड 2 से 3 केसेस हुए हैं। तो उन तीनों केसेस को जो है मतलब उन तीनों केसेस को जो है हाई कोर्ट में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अप्लाई किया गया है और चल रहा है। सबसे पहले आप वो काम कर सकते हैं। दूसरा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हैं। और इनके अलावा कई बार आप हाई कोर्ट्स में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिनसे आप स्पेशल ऑर्डर्स पास करा सकते हैं कि बहुत अनबायस्ड या बहुत इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उस केस में, पर्टिकुलर केस में कराया जाए। और साथ ही हाई कोर्ट कई बार कंपनसेशन की बात करती है। और कंपनसेशन के अलावा, अगर हाई कोर्ट्स के अलावा कंपनसेशन की बात एनएचआरसी भी करती है, जिसमें 2 से 5 लाख तक की कंपनसेशन कह सकते हैं वो दिलाती है, और जिसमें समय करीब 3 से 5 साल लग जाता है करीब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोगों को मिली और हमारे दर्शकों को मिली।